सबने किसी न किसी पर्वतीय स्थल पर जाकर उसके रूप सौंदर्य को जरूर निहारा होगा। प्रकृति की छटा वहाँ किस तरह से बिखरी रहती है ये जरूर देखा होगा। खास तौर पर पर्वतों में जब वर्षा का मौसम, पर्वतों के ऊपर बारिश भी हो रही हो तो दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब है वर्षा। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि हैं। इनका जन्म कोसानी जिले में हुआ था, अल्मोड़ा के कोसानी जिले में, जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक गांव है। यहीं पर प्रकृति की गोद में बैठकर पंत जी ने इस कविता की रचना की है। इस कविता की विशेषता ये है कि इसमें प्रकृति की बहुत सी वस्तुओं का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब होता है प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्यों की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाना। सबसे पहले पर्वतों की बात हुई है कि गोल आकार में पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। उसके ठीक नीचे एक तालाब है। पर्वतों के ठीक नीचे जो तालाब है, पर्वत उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं और कभी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वे अपनी फूल रूपी आंखों से, जो फूल लगे हुए हैं पर्वतों पर, कवि कहते हैं कि ये पर्वतों की फूल रूपी आंखें हैं। इन आंखों से वे नीचे तालाब जो कि एक दर्पण की तरह है, उसमें खुद को निहार रहे हैं। पर्वत फूल रूपी आंखों से तालाब में अपना प्रतिबिंब निहार रहे हैं। यहाँ पर कवि पर्वतों का मानवीकरण करते हुए बताते हैं कि जैसे मनुष्य खुद को दर्पण में निहारते हैं, वैसे ही पर्वत भी तालाब में खुद को निहार रहे हैं और फूल जो है उनकी आंखों की तरह है। इसके बाद ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों का वर्णन किया गया है। शाल वृक्षों को पर्वतों की ऊंची ऊंची इच्छाएं माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ये पर्वतों की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। और फिर इनके स्थिर रूप को देखकर ऐसी कल्पना की गई है कि मानो ये किसी चिंता में डूबे हुए हैं और एक जगह स्थिर होकर बैठे हुए हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। यहाँ पर इन पेड़ों का भी मानवीकरण किया गया है। चलिए अब हम कविता शुरू करेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। वर्षा ऋतु थी और प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। आपने देखा है पहाड़ों में जब वर्षा होती है तो बादल अक्सर नीचे आ जाते हैं और बादलों के नीचे आने से कभी दृश्य आपको दिखाई देता है और कभी लुप्त हो जाता है। जब बादल सामने आ जाते हैं तो सारे दृश्य लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और बादलों के हटते ही फिर से दिखाई देने लगते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने दृग सहस्त्र दिग सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलवे निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा पहला है विशाल। गोल आकार में, मेखलाकार गोल आकार में पर्वत फैले हुए हैं और अपनी फूल रूपी आंखों से, सहस्त्र होता है हजारों फूल रूपी आंखों से वे नीचे दर्पण में खुद को देख रहे हैं। तालाब को दर्पण की संज्ञा दी गई है। दर्पण में खुद को देख रहे हैं और जो दर्पण है वो बहुत ही ज्यादा साफ है, स्पष्ट रूप से उसमें पहाड़ों के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर झरते हैं झाग भरे झरने। ये झरने जो है झाग से भरे हुए हैं, ये झरने। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर झरनों को सफेद मोती की लड़ियों जैसा बताया गया है
और ऐसा लग रहा है कि बहते हुए झरने मानो पर्वतों की का यश गान कर रहे हो, पर्वतों की महिमा का गान कर रहे हो। गिरिवर के उससे उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अन्वेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर शाल के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ये पर्वतों की उच्च आकांक्षाओं के समान लग रहे हैं, यानी कि ऊंची ऊंची इच्छाओं के समान लग रहे हैं। ऐसा लगता है ये आकाश की ओर एक टक होकर देख रहे हैं, अनिमेष अटल बिना पलक झपकाए स्थिर होकर कुछ चिंता पर, किसी चिंता में डूबे हुए शायद ये पेड़ आकाश की ओर निहार रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब क्या हुआ, अचानक ऐसा लगा बादल सब नीचे आ गए और ऐसा लगा भूधर पर्वत उड़ गया। जो पर्वत पहले दिखाई दे रहे थे, जो पहाड़ पहले दिखाई दे रहे थे, अब वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद चमकीला, अपने चमकीले पर लगाकर मानो पर्वत उड़ गया हो, क्योंकि पर्वत अब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कवि ने ऐसी कल्पना की कि वे उड़ चुके हैं। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अभी तक जो झरनों की आवाज आ रही थी, कवि कल्पना कर रहे थे कि वे पहाड़ों की महिमा का गान करते हुए जा रहे हैं, अब उनका भी केवल शोर ही सुनाई दे रहा है, केवल उनकी आवाज ही सुनाई दे रही है, अब झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लगता है आकाश धरती पर आ गिरा हो, क्योंकि सब तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। धस गए धरा में सभे शाल, और जो शाल वृक्ष हैं अब उनके ऊपर भी बादल छा गए हैं, वे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि शाल वृक्ष भी डर कर मानो धरती में समा गए हैं, वे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अभी तक जो तालाब दिखाई दे रहा था, बादलों के आने से अब वह भी दिखाई नहीं दे रहा। तालाब के ऊपर जो बादल हैं ऐसा लग रहा है कि वह धुआं है। कभी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि तालाब जल रहा है और ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालाब अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, उस पर बादल आ चुके हैं। और कभी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो तालाब जल रहा हो और ऊपर धुआं उठ रहा हो। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कभी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि बादल रूपी जहाज पर बैठकर इंद्र देवता अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं। जादू का खेल इसलिए कहा गया क्योंकि पल भर में ही, जैसे छड़ी घुमाते ही सब कुछ गायब हो जाता है, और पल भर में ही छड़ी घुमाते हुए, जादू की छड़ी घुमाते हुए फिर से सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर इंद्र देवता के लिए ऐसी कल्पना की गई है कि वे बादल रूपी जहाज में बैठकर विचर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं और अपना जादू का खेल दिखा रहे हैं। धन्यवाद।